हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज के इस लेक्चर के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। लेखांकन एक परिचय का पार्ट नंबर 2 है। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी और साथ में मैंने बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन और लेखांकन क्या होता है ये बताया था। फिर बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर को समझाया था। आज के लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और मेन हमारा फोकस जो है वो रहेगा लेखांकन की प्रक्रिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये लेखांकन की जो प्रक्रिया है ये मैंने आपको करवा दी है। तो आप बोलोगे सर कब करवाई? फर्स्ट लेक्चर में ही करवा दी, आपने ध्यान नहीं दिया। जब मैं डेफिनेशन करा रहा था तो वहां पर लेखांकन की जो प्रक्रिया है वो भी करवाई थी। हाँ जी, मैंने बोला था लेखांकन क्या है, लेखांकन जो है क्या है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले बोलते थे लेखांकन के अंदर जो सभी घटनाएं हैं, जो व्यवहार है, ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। जो घटनाएं और व्यवहार है कैसी? वित्तीय प्रकृति वाली, वित्तीय प्रकृति वाली जो घटनाएं हैं या व्यवहार हैं, जो लेन देन हैं, जिन वो वित्तीय प्रकृति कौन सी होती है? जिनको मुद्रा में मापांकन किया जा सके, वे सारी कैसी होती है? वित्तीय प्रकृति की घटनाएं होती हैं। उनको क्या किया जाता है? पहचाना जाता है, उनकी पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद में उसको क्या किया जाता है? अभिलेखित किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण मतलब समझ गए? क्लासिफिकेशन, यस। और क्लासिफिकेशन के बाद उसका क्या किया जाता है? सारांश निकाला जाता है। सारांश निकालने के बाद क्या की जाती है? रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? इंग्लिश में तो रिपोर्ट ही बोलते हैं, हिंदी में रिपोर्ट लिख सकते हो या प्रतिवेदन। क्या लिख सकते हैं? प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग, यस। और बाद में लास्ट पॉइंट क्या था? इसको संप्रेषित किया जाता है, इसका संप्रेषण किया जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन। किनको? उपयोगकर्ताओं को, उपयोगकर्ताओं को, जो इसके यूजर्स हैं उन तक इस रिपोर्ट को पहुंचाया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। ये अकाउंटिंग है। मैंने बोला था यहां तक, वर्गीकरण तक क्या होता है? पुस्तपालन। और उसके आगे क्या होता है? लेखांकन। तो ये क्या है? ये लेखांकन की प्रक्रिया ही तो है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो लेखांकन की प्रक्रिया आपको पता है, उसके चरण ये हैं। इसमें जो मेन चरण है वो आगे प्रक्रिया के अंदर समझाए हुए हैं। अगर आप उसको बिना पढ़े भी लिखेंगे तो भी लिख पाएंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, अभिलेखित का मतलब होता है जर्नल एंट्री बनाना। जर्नल एंट्री जो होती है ना वो अभिलिखित में होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जर्नल एंट्री, हिंदी में बोलते हैं जर्नल प्रविष्टियां। बुक्स में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यहां तक कहीं भी लिखते नहीं है। यहां तो घटनाएं देखी, हाँ भाई घटना हो गई, दिख गई, व्यवहार लेन देन दिख गया, वो वित्तीय प्रकृति का है या नहीं ये जांच लिया, ये भी ओरल काम हो गया, पहचान लिया इसको, ओके। उसके बाद जब लिखा जाता है तो यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुलती है और उसमें हम लिखते हैं, वो जनरल एंट्रियां होती है, जनरल प्रविष्टियां होती है। वर्गीकरण का मतलब हो गया आपका जनरल प्रविष्टियां, और सहायक पुस्तकें भी यहीं आती है, सहायक पुस्तकें, जिसको सब्सिडरी बुक्स बोलेंगे हम आगे जाके, सब्सिडरी बुक्स। ये अगर आप लिखेंगे ना तो आगे आप जब न्यूमेरिकल करेंगे ना बड़ा आनंद की अनुभूति होगी आपको, ओके। वर्गीकरण का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन, और वो किया जाता है आपके लेजर के अंदर। लेजर नाम का एक चैप्टर करेंगे जिसको खत्तोनी बोलते हैं या खाता बही बोलते हैं, पोस्टिंग करते हैं वहां पर, लेजर, वो वर्गीकरण हो गया। और उसके बाद में बना देते हैं तलपट, यानी कि जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं वो सारांश हो गया, और उसके साथ में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अंतिम खाते रिपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उपयोगकर्ताओं, यूजर्स को। दो तरह के उपयोगकर्ता होते हैं, एक आंतरिक उपयोगकर्ता, आंतरिक, और यहाँ बाह्य। अभी थ्योरी पढ़ाऊँ ना उससे पहले ये समझ लो ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा थ्योरी भी। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, आंतरिक उपयोगकर्ता, बाह्य उपयोगकर्ता। ये जो रिपोर्ट है ना, आंतरिक उपयोगकर्ताओं में कौन आ गया? व्यापार का स्वामी, कंपनी के शेयर होल्डर, अंशधारी। और कौन आ गया? कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के प्रबंधक, पूरा मैनेजमेंट, ये आंतरिक उपयोगकर्ता हो गए। बाह्य उपयोगकर्ता कौन होते हैं पता है? जो हमको लोन देते हैं, जैसे कि बैंकें, जैसे कि सरकार, जैसे कि कोई एजेंसी,
जैसे जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं, यानी कि हमारे सप्लायर, विनियोगकर्ता जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स। तो ये सब आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता है। ये इस रिपोर्ट को देख के डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे डिसीजन। प्रबंधक जो होता है ना, वो आंतरिक उपयोगकर्ता होता है, वो रिपोर्ट को देख करके, इस सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट को देख करके डिसीजन लेता है कि अब आगे क्या करना है। और जो बाहरी उपयोगकर्ता है वो डिसीजन लेते हैं कि अब, जैसे बैंक हो गई बाहरी उपयोगकर्ता है, वो ये डिसीजन लेगी कि इस कंपनी को लोन दे या नहीं दे। ओके, चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये जो मैंने पढ़ाया ना, ये यहां लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? ये रहा भैया। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, है ना। ओके, यहां ये देखो, लेखांकन की प्रक्रिया वही है जो मैंने बताई। सबसे पहले पहचान, किन की पहचान करेंगे? उन व्यवहारों की और घटनाओं की जिन्हें वित्तीय स्वभाव के हो, है ना, और उनके वित्तीय स्वभाव के हो और उन लेन देनों के सबूत भी हो हमारे पास में। बिल, जो अकाउंटेंट होता है ना, जब टैली में वो अकाउंटिंग करता है तो उसके पास क्या होता है सबूत कि ये व्यवहार हुआ है, ये घटना हुई है, परचेज हुआ है, सेल हुआ है, पेमेंट हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, ब्याज मिला है। ये सब कैसे पता चलेगा उसको? जब उसके पास बिल होगा। तो वो बिल जो होते हैं वो सबूत होते हैं उस घटना के, जो वित्तीय रूप से है, जो वित्तीय प्रकृति की है, जिसको मुद्रा में माप सकते हैं। ओके, इस व्यवहारों को पहचानना लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम कार्य है। तो पहचान में ही दो चीज आ गई, वो घटनाएं जो मैंने बताया, वो व्यवहार, वो लेन देन जो वित्तीय प्रकृति के हैं, उनकी पहचान की जाती है इस काम के अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेप समझ सकते हैं। सेकेंड है लेखन, जिसको मैंने बोला अभिलेखित करना। कहां करते हैं? जनरल एंट्रीज के अंदर अभिलेखित, रिकॉर्डिंग, और क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। पहचाने गए लेन देनों को उचित प्रारंभिक लेखे पुस्तकों में लिखना लेखांकन प्रक्रिया का दूसरा कार्य है। तो एग्जाम में आ सकता है कि लेखांकन प्रक्रिया की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? आप बोलेंगे पुस्तपालन। लेखांकन प्रक्रिया का प्राथमिक कार्य कौन सा है? लेखांकन प्रक्रिया में प्राथमिक कार्य कौन सा है? पहचान करना। किसकी? उन व्यवहारों की, उन लेन देनों की जिसको मुद्रा में मापा जा सकता हो, जो वित्तीय प्रकृति को, और उसका हमारे पास सबूत हो, यानी कि बिल हो। फिर पहचानने के बाद में दूसरा कार्य क्या है? लेखांकन प्रक्रिया का दूसरा कार्य वो है लेखन। लेखन मतलब रिकॉर्ड करना, जो मुद्रा में मापा जा सकता है, वो सबूत है, अब उसको लिख दो, यानी कि जनरल एंट्री बना लो। थर्ड नंबर, वर्गीकरण। इसके अंदर लिखे गए लेन देनों का वर्गीकरण कर एक समान लेन देनों अथवा एक से शीर्षक से संबंधित सभी लेन देनों को एक जगह लाया जाता है। यह खाता बही में किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, लेजर में किया जाता है, क्लासिफिकेशन लेजर में किया जाता है, यहां पर जनरल एंट्रीज की जाती है। ये वर्गीकरण मैं आपको समझाता हूं। आपके घर पे अलमारी तो होगी ना? हाँ। अब आपकी अलमारी जो है, मान लेते हैं अच्छी खासी बड़ी अलमारी है आपके घर में, और आपके घर में बच्चे भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आप भी हैं, आपकी सिस्टर भी हैं, ब्रदर भी हैं, दादा दादी भी हैं, मान लेते हैं इतनी बड़ी फैमिली है आपकी। अब बहुत बड़ी अलमारी आपने बना रखी है। अब आप क्या करते होंगे? उस अलमारी को खोलते होंगे और जैसे आपके मदर वगैरह जो है वो क्या करते होंगे? उस कपड़ों को सीधा ऐसे फेंक देते होंगे उसके अंदर, सबके एक साथ मिला के बंद कर दो। फिर जब उस अलमारी को खोलेंगे तो क्या सारे कपड़े ऊपर आ जाएंगे? ऐसा करते हैं? नहीं। सबसे पहले उन्होंने पहचान तो लिया कि ये हमारे कपड़े हैं, ठीक है, तो पहचान तो हो गई, ठीक है, उसको लेके भी आ गए, लेकिन उसको अलमारी में कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन करके जमाएंगे उसको। जो बच्चों के कपड़े हैं उनका एक अलग से ड्रॉ होगा, उसके अंदर रखेंगे। जो दादा दादी के हैं उनके अलग रखेंगे। जो मम्मी है वो अपने लिए अलग से रखेगी, फादर के अलग से रखेंगे, आपके अलग होंगे, सिस्टर के अलग होंगे, आपके ब्रदर के अलग से रखे जाएंगे। तो है तो अलमारी में ही रख रहे हैं, लेकिन सबके ड्रॉ अलग हैं। अब सबको पता है कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, फट से। तो क्लासिफिकेशन। किराने की दुकान होती है ना, उसमें सारा सामान ऐसे भर देते हैं क्या पूरा, जो लाया यूं बिखेर दिया? नहीं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण क्या होता है? भैया ये यहाँ सारे बिस्किट हैं, ये यहाँ जो है ये तंबाकू हैं, बहुत खाते हैं ना लोग, दाने दाने में केसर का दब, तो वो केसर यहाँ जो जाके रोडों पर बिखेरेंगे लोग, ठीक है। और यहाँ जो है ये दालें हैं, यहाँ ये चावल हैं, यहाँ ये हैं, इतने सारे आइटम होते हैं। तो सबके एक अलग अलग फर्नीचर बनवाया होता है, उसके अंदर रखा होता है। क्यों? ताकि आराम से जब भी कोई कस्टमर आए, हमारे दिमाग में पता है कि वो चीज़ इस कबर्ड के अंदर या इस जगह रखी हुई है, इस अलमारी में रखी हुई है, इस जगह है, और सीधा वहाँ आ जाएगा, फटाक से लिया दिया वो रवाना। तो क्लासिफिकेशन से कितना आसानी हो जाती है, प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो वो कितना आसान हो जाता है।
इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो जैसा इन चीज़ों में जरूरी है, ऐसा का ऐसा अकाउंटिंग में भी क्लासिफिकेशन जरूरी है। गुड्स को भी परचेज करते हैं, एसेट्स को भी परचेज करते हैं, राहुल को पेमेंट किया, मनी से मिले, ब्याज मिला, स्टेशनरी का खर्चा हुआ, ये टैक्सी का खर्चा हुआ, कितने सारे खर्चे होते हैं, कितनी सारी इनकम होती है। बहुत सारे लोगों को जो है सेल करते हैं, उसमें रमेश, सुरेश, अनिल, विजय, है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको उधार बेचा गया है और बहुत सारे लोगों से उधार जो है खरीदा गया है, बहुत सारों को नकद बेचा गया है, नकद खरीदा गया है। तो क्या सबको एक साथ ही लिख देंगे? नहीं, क्लासिफिकेशन होगा। उधार परचेज यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, वो क्लासिफिकेशन ही लेजर है, वो ही खाता बही है। जनरल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सारा लिख देते एक साथ, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। भाई परचेज वाले यहाँ लिखेंगे, सेल वाले यहाँ लिखेंगे, परचेज में भी उधार परचेज यहाँ, नकद परचेज यहाँ, है ना। तो इस तरीके से ओके, अब आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एंड में उसका क्या किया जाता है? सारांश एंड विश्लेषण। सारांश मतलब समरी बनाना, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, और विश्लेषण का मतलब हो गया उनका एनालिसिस करना, यानी कि रिपोर्ट तैयार करना। विश्लेषण का मतलब ये हो गया। और निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस बंदे ने जिस माइंडसेट से उसको तैयार किया है, वो जो हमें समझाना चाहता है, जो उपयोग करता है, जब उस रिपोर्ट को पढ़े तो उसको उसी तरीके से समझे जिस तरीके से वो समझा रहा था। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, सामने वाला कुछ और कह रहा है, हम समझ लेते हैं कुछ, ऐसा नहीं होना। इंटरप्रिटेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जानबूझ के भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। वो आपने नॉर्मल सुना ही होगा ना, रोको मत जाने दो, है ना। रोको मत कौमा जाने दो, मतलब रोको मत, उसको जाने दो, और रोको मत जाने दो, मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो वहां पर रोक लो उसको। वो आपने समझा ही होगा, आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिए होंगे, तो आपको पता है इंटरप्रिटेशन बहुत एक अहम चीज होती है। ओके, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करना, किसको? उपयोग करता हूं, यूजर्स को। ओके, अब मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां से क्वेश्चन आके दिखा दें, चाहे परिभाषा से आ जाए, चाहे पुस्तपालन से आ जाए, चाहे प्रक्रिया से आ जाए, आप आराम से उसको लिख देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं आगे क्या है। हाँ भैया, मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ सकता है, लेखांकन की आवश्यकता क्यों है? क्यों करें हम अकाउंटिंग? क्यों हम उन घटनाओं को पहचाने जो वित्तीय प्रकृति की है, जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है? फिर क्यों उसको हम लिखें? फिर क्यों उसका हम वर्गीकरण करें? फिर क्यों हम उसकी रिपोर्ट तैयार करें, सारांश करें, उसका संप्रेषण करें, उसका हम इंटरप्रिटेशन निकालें, यूजर तक पहुंचाए? ऐसा क्यों करें? क्या आवश्यकता है? नीड क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? ये रही। फर्स्ट, व्यवहारों का सही से वर्गीकरण करके लिखने के लिए, मतलब प्रबंध सही करने के लिए, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका मैनेजमेंट सही करने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ताकि जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो चीज़ हमें फटाफट से मिल जाए। भाई इस बुक में लिखी हुई है परचेज, अच्छा परचेज वाला ट्रांजैक्शन है क्या? हाँ ये देखिए इस बुक में लिखा हुआ, सीधी कॉपी निकाली, उसमें देखा ये देखो ये रहा परचेज का, सेल वाला इसमें, पेमेंट वाला इसमें। ओके, नेक्स्ट, व्यवहारों की सही खतौनी करके खातों का शेष निकालने के लिए, मतलब क्लासिफिकेशन करने के बाद में, ये न्यूमेरिकल चीज़ है, क्लासिफिकेशन जब करते हैं ना तो लेजर में करते हैं, खतौनी में करते हैं, उसके बाद उनके बैलेंसेस निकालते हैं, तो वो होगा। व्यवसाय के लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, अगर एग्जाम में आ जाए बेटा, एग्जाम में आ जाए एक क्वेश्चन कि उसमें ये पूछ ले आपको लेखांकन की आवश्यकता क्या है और आपको ऑप्शन दे, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो जरूरत है लेखांकन की वो ये है कि भैया व्यवसाय के अंदर जो लाभ हानि है वो अगर आपको पता करना है तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, वरना आप पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किसी चीज को लिखा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि हमारी कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ, ओवरऑल पूरे साल का हमको लाभ हुआ या हानि हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो पता करना है, आपको लेखांकन करना पड़ेगा, मेन उद्देश्य। और सेकंड नंबर है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या हो गया, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना इस बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कैसे पता चला कि भाई उसके घर में कमाने वाले कम है, खर्चे ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, गरीब है वो। तो बिजनेस में भी ऐसे कैसे, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं इनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होती है, वो कैसे पता चलेंगे? लेखांकन से पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट है धन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकारी विपणन तैयार करने के लिए ये भी ठीक है, और भूल की अशुद्धियों से बचने के लिए ये आप सब पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो आपको ध्यान रखना वो ये है। अगर आपको कोई पूछे भी अकाउंटिंग क्यों करते हैं तो आप सीधा ये बताना,
व्यवसाय के लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, पहला। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय से संबंधित पक्षकारों द्वारा मांगने पर सूचनाएं उपलब्ध करवाना। यानी कि जो रिपोर्ट है वो हम किनको देते हैं, उपयोगकर्ताओं को देते हैं ना, वो भी। तो व्यापार की सही जानकारी उसके उपयोगकर्ताओं तक, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उन यूजर्स तक पहुंचाना, ये उद्देश्य है लेखांकन का। और सेकंड लेखांकन का जो उद्देश्य है वो है व्यवसाय का सही लाभ हानि और आर्थिक स्थिति पता करना। ये दो मेन है, अगर ये कहीं मिल जाए तो समझ जाना ये है व्यवसाय के अंदर लेखांकन की आवश्यकता। ओके, लेखांकन के उद्देश्य में ये फिर आ जाएंगे वापस, दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखा करना, लाभ हानि का क्या करना, पता करना, वित्तीय स्थिति का क्या करना, चित्रण, ये अभी मैंने बताया था आपको। व्यवसाय पर अगर नियंत्रण चाहते हो तो लेखांकन करो। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, ये दो बताए थे ना मैंने, लाभ हानि का पता करना, वित्तीय स्थिति का चित्रण, और व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों की सूचनाएं उपलब्ध कराना। ये कर संबंधी सूचनाएं तैयार करना, वित्तीय संस्थाओं का आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना। मेन दो ये उद्देश्य तो बिल्कुल सिंपल है, वही उद्देश्य आवश्यकता में दो चीजें ध्यान रखना, आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पहला है व्यवसाय की सही लाभ हानि का पता करना, आर्थिक स्थिति का पता करना, लेखांकन का आवश्यकता और पहला उद्देश्य यही है। सेकंड है जो व्यवसाय के अंदर जो रिपोर्ट बनाते हैं हम, लेखांकन करते हैं, उसके जो उपयोगकर्ता हैं उन तक सही सूचनाएं उपलब्ध करवाना, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो आंतरिक हो, ये भी लेखांकन की आवश्यकता है, लेखांकन का उद्देश्य है। इसके अलावा जो पॉइंट्स लिखे मैंने वो सब कुछ नहीं, वो न्यूमेरिकल चीजें हैं, वो आप आगे समझ ही जाएंगे। ओके, ठीक, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेखांकन में रुचि रखने वाले पक्षकार, दो तरह के पक्षकार बताए थे मैंने आपको, आंतरिक एवं बाह्य, दो पक्षकार होते हैं जो रुचि रखते हैं। सबसे पहले है विनियोजक। विनियोजक कौन होता है? इन्वेस्टर होता है। आपने सुना होगा ना मार्केट के अंदर कि आज उस कंपनी को इतनी बड़ी फंडिंग मिली, और वो शार्क टैंक नाम का एक शो भी आता है, तो वो जो शार्क होते हैं, वो जो भी बंदे आते हैं है ना अपना बिजनेस का प्लान लेके, उसमें क्या करते हैं, जब उनको पसंद आता है तो इन्वेस्ट, तो वो शार्क जो है, जज जो है, वो कौन हो गए? वो इन्वेस्टर हो गए। तो वो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसके बाद उनको सारी सूचना भी चाहिए होती है, इसलिए लेखांकन जरूरी भी है। ओके, तो विनियोजक कौन हो गए? जो पूंजी की सुरक्षा और नियमित आय में उनका हित होता है और उससे संबंधित उनको सूचनाएं चाहिए होती हैं। ऋणदाता कौन होते हैं? एक व्यापार को लोन भी लेना पड़ता है, बहुत सारे व्यापार लोन लेते हैं, लगभग सभी व्यापार लोन देते हैं, बहुत कम व्यापार होते हैं जो लोन नहीं लेते, क्योंकि बिजनेस करना है तो लोन तो चाहिए ही चाहिए होता, अपनी पूंजी भी और लोन भी। अब जो ऋणदाता है, जैसे कोई बैंक हो सकती है, कोई वित्तीय संस्था हो सकती है जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, तो वो ऐसे ही लोन दे देगी क्या? नहीं, वो पहले रिपोर्ट देखेगी, उसके बाद डिसीजन लेगी, जो अकाउंटिंग की रिपोर्ट है ना उसको। ठीक, लेनदार एवं पूर्तिकर्ता। लेनदार और पूर्तिकर्ता कौन होते हैं? सप्लायर। लेनदार मतलब सप्लायर, बिजनेस के अंदर उधारी चलती है, पता है, उधार माल खरीदता है बहुत सारा, फिर उसको बेच के फिर उसको पेमेंट करता है, ऐसे उधारी पे चलता है ना, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं इसको। तो जो लेनदार हैं, यानी कि हम जिससे हम उधार लेके आए उसको पैसे देने हैं, जिसको पूर्तिकर्ता भी बोलते हैं, हमारे सामान की पूर्ति करता है, गुड्स की पूर्ति करता है ना वो। तो ये तीनों बाहरी थे। सरकार ये भी बाहरी उपयोग करता है, सरकार भी नज़र रखती है, भैया इन्होंने बिल्कुल फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या लगाती है? परचेज और सेल पर टैक्स। तो ऐसा नहीं है तो टैक्स का पैसा भी खा गए ये लोग, तो सरकार भी रिपोर्ट देख के डिसीजन लेती है कि इनका मामला सही है या नहीं। ग्राहक, कस्टमर, अगर उसको लगता है कि अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल रही है तो वह बिजनेस के अंदर वहाँ बिजनेस की चीज़ें खरीदता है, सामान खरीदता है, उसके प्रोडक्ट खरीदता है। तो वो भी ग्राहक, सारे तो नहीं लेकिन कुछ ग्राहक जरूर इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारा कर्मचारी। बिल्कुल, अब आप बोलोगे सर कर्मचारी को क्या लेना देना रिपोर्ट से? बिल्कुल लेना देना है कर्मचारी को रिपोर्ट से। पता है कर्मचारी क्या करते हैं? कर्मचारी जब पूरे साल की रिपोर्ट देखते हैं ना, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कंपनी आने वाले टाइम में बंद होने वाली है, तो घिसकते हैं, कहीं और जॉब ढूंढते हैं। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, कंपनी लाभ कमा रही है, तो कर्मचारी टिका रहता है वहाँ पर, तो वो भी ध्यान देता है। ठीक है, मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। ओके, एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, ना कि वेज वर्कर्स की। जनता, पब्लिक भी ध्यान रहती है। जनता की रुचि उद्योग में इसलिए होती है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में उस व्यवसाय का कितना योगदान होगा। आपको पता नहीं है, जो इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री की, वो पूरी की पूरी बिजनेस के ऊपर डिपेंड होती है। चाइना कैसे कुछ ही सालों में सुपर पावर बन गया,
सरकारी नौकरियों की वजह से कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारा सरकारी नौकरियाँ दे दी लोगों को, नहीं। तो कैसे? क्योंकि वहाँ पर बिजनेस हुआ, तैयार माल बेचा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हुई, और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग हब बना चाइना, पावर बन गया, सुपर पावर बन गया, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। तो किसी भी देश को आगे ले जाना है तो वहाँ पर व्यापार करना पड़ेगा, जैसा समझो, लेकिन ये कटु सत्य है, सच कड़वा होता है थोड़ा, लेकिन है। और कौन करेगा? ये युवा लोगों को करना है सब। तो जनता भी ध्यान देखती है इन चीज़ों पे कि कौन सा बिजनेस जो है इकोनॉमी में कितना हमारी जो है योगदान दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्वामी। स्वामी मतलब कंपनी के ऑनर। वो देखते हैं हमने पूंजी लगाई है, पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, इन्वेस्ट किया है, तो हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, हमारे व्यापार कैसा है, क्या सुधार करने हैं, क्या गलतियां हो रही है, क्या बेहतरीन चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रबंधक। प्रबंधक बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन इस रिपोर्ट के बेस पे ही लेता है, जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स मार्केटिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, है ना। प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट, जो मैनेजर यानी कि जो आपके मैनेजमेंट का काम करते हैं, प्रबंधन का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, ठीक है, किसी भी व्यापार के अंदर। कर निर्धारण अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं या जीएसटी ऑफिसर्स जो होते हैं, वो भी इस रिपोर्ट को देखकर ही आगे के बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर, रिसर्च होती है ना कई सारे, जैसे डेटा आता है ना कि इकोनॉमी इतने % ग्रो हो रही है, कैसे आया, सारे व्यापार की ऐसी रिपोर्ट्स को मिलाया, उनका एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर वो डेटा देते हैं। तो अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर होते हैं वो भी इस रिपोर्ट का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर मैंने आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके के जो आपको पक्षकार होते हैं या उपयोगकर्ता होते हैं लेखांकन की जो हम रिपोर्ट बनाते हैं उसके बारे में अच्छे से मैंने आपको बताया। इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम कल से। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छे खासे एक ऑडियंस हमारे पास में आ जाए, अच्छी खासी फैमिली हो जाए, ताकि हम कंटिन्यू और भी दूसरे सब्जेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करने के बारे में सोचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि न्यू चैनल है तो आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।